नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और ये हमारी ज्योग्राफी की शायद 9th क्लास है। और तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास के टॉपिक का विषय है वह है भारत के तटीय मैदान, उससे संबंधित है। देखो, जब हम तटों की बात करते हैं ना, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसी भाग की जो मतलब सीमाएं हैं वे समंदर से लगती हैं। उत्तर भारत तो क्योंकि ढका हुआ है, ऊपर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से सीमा लगती है, चाइना से सीमा लगती है, तो वो समंदर से दूर का एरिया है, उसको नहीं पढ़ना होता। हमको जो पढ़ना है तटीय मैदानों में केवल ये वाला जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको पढ़ना है। और तटीय मैदानों को भी दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। और दो भाग भी कौन कौन से? एक है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे को हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, जब हम ना तटीय मैदानों की बात करते हैं, पूर्वी तटीय मैदानों को अलग से पढ़ना है और पश्चिमी तटीय मैदानों को अलग से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, पूर्वी तट का मतलब क्या है? ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस वाले एरिया को हम कह रहे हैं पूर्व का तटीय मैदान। तो मतलब यहाँ पे अगर हम इसके विस्तार की बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो एक नदी पड़ती है हमारे पूर्व के तट पे, जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से लेकर और यहाँ पर दक्षिण में कन्याकुमारी, जो भारत का एंडिंग पॉइंट भी हम जिसको कहते हैं, कन्याकुमारी तक ये जो विस्तार है आपको देखने को मिलता है। ये वाला जो विस्तार है स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और फिर अगर हम बात करें इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो यहाँ पर जो बहुत सारी नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ये वाली जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, इन्हीं ने ही पूर्व के तटीय मैदानों का निर्माण किया है। इन्हीं के द्वारा लाए गए अवसाद जब यहाँ पर जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इनमें योगदान यदि हम किसी का कहेंगे तो वो नदियों का है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैदानों के निर्माण का उत्तरदायित्व नदियों का ही है और मैदानों का निर्माण नदियाँ ही करती हैं। फिर जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इस पूर्वी तटीय मैदानों की विशेषता क्या है? तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलोगे, मतलब जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ उत्तर है, और उत्तर से दक्षिण की ओर आप चलोगे तो इसकी जो मोटाई है ना, वो इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती चली जाएगी। मतलब ये जो ये जो दक्षिण का भाग है ये ज़्यादा चौड़ा है अपेक्षाकृत उत्तर के, तो इसकी चौड़ाई अधिक मिलती है दक्षिण की ओर जाओगे। और अगर हम देखें औसतन चौड़ाई, तो ओडिशा के आसपास इस पूर्वी तटीय भाग की जो चौड़ाई है वो 32 किलोमीटर आपको दिख रही है, जबकि तमिलनाडु के आसपास इसकी चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक हो जाती है। मतलब बस कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है। ये फैक्ट है, हमें याद रखना चाहिए। फिर इसके बाद सर्वाधिक जो बड़ा लंबाई, अगर हम किसी की बात करें तो सबसे लंबी जो सीमा है वो ओडिशा राज्य में ही लगती है इस तट की। तो सर्वाधिक लंबा जो तट है वो ओडिशा राज्य का ही है, ये भी एक फैक्ट है। फिर इसका ढाल किस ओर है? नदियाँ जिस ओर बहती हैं उसी ओर इसका ढाल भी होगा। और नदियाँ भारत की जो उत्तर पूर्व की नदियाँ हैं, मैं इनकी तटीय मैदानों की बात कर रहा हूँ, पूरी तट की मैदान की, तो वे नदियाँ इस तरह ना गिरकर कुछ इस तरीके से गिरती हैं। मतलब इस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल में अपने जल का प्रवाह करती हैं। तो इसकी इसका जो ढाल है वो किस ओर है? तो इसको हम कहते हैं, जैसे ये ईस्ट है और ये क्या है? साउथ है, तो साउथ ईस्ट इसका ढाल है। तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व का ढाल क्या है? ईस्ट साउथ है। फिर जब हम बात करते हैं, देखिए नदियों ने बहुत सारा कटाव किया है और कटाव करने से छोटे छोटे कणों के रूप में मिट्टी का जमाव किया। मिट्टी के जमाव ने जलोढ़ मृदा का निर्माण किया। और जलोढ़ मृदा की एक खास बात ये होती है कि जलोढ़ मृदा के अगर आप नीचे देखो तो सतह में जल मौजूद होता है, और सतह में जल मौजूद है इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंचाई कार्य करना संभव है। और अगर सिंचाई कार्य करना संभव है तो यहाँ पर कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होगा। और कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होने से यहाँ पे खाद्य फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाएंगी। और खाद्य फसलें उगाने से यहाँ पर बसने वाली जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पर क्योंकि खेती करने के लिए जगह मौजूद है, ज़मीन मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या भी या जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा पूर्वी तटीय मैदानों में। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदानों पर ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब हम थोड़ी देर बाद करेंगे।
देखिए जब हम ना झीलों की बात करते हैं ना, तो यहाँ की 3 प्रमुख झीलें हैं। एक तो है चिल्का झील, एक है पुलिकट झील, एक है कोल्लेरो झील। तो तीनों को आपको याद रखना है, कौन सी पूर्वी तट की हैं और कौन सी पश्चिमी तट की हैं। तो पूर्वी तट की जो झीलें हैं, एक है चिल्का झील, एक है पुलिकट झील, एक है कोल्लेरो झील। और अवसादों के जमाव के कारण यहाँ की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ की गहराई कम है। और अगर देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और नदियाँ यहाँ से बहुत सारा अपर्दन और अपक्षय करने के बाद यहाँ पे अवसादों का जमाव करेंगी, तो इस एरिया में बंदरगाहों का निर्माण करना संभव नहीं होगा, क्योंकि बंदरगाह के लिए पानी का गहरा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अवसादों का जमाव यहाँ पे नदियों ने किया है, इस वजह से इस वाली जगह पर बंदरगाहों के निर्माण की अनुकूल दशाएं देखने को नहीं मिलती हैं। इस एरिया में बंदरगाह का विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि नदियों का जमाव, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव यहाँ पर हो गया है, इसलिए अच्छी यहाँ पे जो है ना स्थितियाँ नहीं है बंदरगाह के लिए। फिर हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वर्गीकरण नदियों के बीचों बीच हम ना इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी है और उसी के उत्तर मतलब उसी के दक्षिण में जब आप चलोगे महानदी, स्वर्ण रेखा नदी और महानदी के बीच का जो मैदान है हम उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। इसी के बाद जब हम महानदी की बात करते हैं तो महानदी और कृष्णा के बीच का जो मैदान है हम उसको कहते हैं उत्तर सरकार। और फिर जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच का मैदान कोरोमंडल तट कहलाता है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कोरोमंडल तट कहाँ है, तो ये भारत के पूर्वी तटीय भाग का हिस्सा है। ये बात हमें याद रखने की है। फिर देखिए हम दोबारा से फिर आते हैं तटीय मैदानों के क्रम में। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पूर्वी तटीय मैदान पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे। देखिए जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं ना, तो इसका जो विस्तार है वो सूरत मतलब कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है। मतलब अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे सूरत आपको मिलेगा, सूरत से और यहाँ पर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, इस वाले पॉइंट तक। पहली बात विस्तार ये है। फिर दूसरी बात, जहाँ उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी 100 से 200 किलोमीटर तक, पश्चिमी तटीय मतलब जो हमारा तटीय मैदान था पूर्व का, उसकी जो चौड़ाई थी वो 100 से 200 किलोमीटर तक थी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर ही है। फिर यहाँ पर कुछ नदियाँ ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश जो नदियाँ हैं, वैसे तो अधिकांश नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन जैसे ताप्ती और जैसे नर्मदा और तापी नदियाँ ये जो है अरब सागर में भी अपना जल प्रवाह करती हैं। तो अरब सागर में गिरने के कारण, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक इनको ज़्यादा लंबा मार्ग तय नहीं करना है, तो ज़्यादा लंबा मार्ग नहीं तय करने की वजह से ज़्यादा अवसादों का जमाव यहाँ नहीं होगा। इस वजह से ये कटाव भी कम करेगी, मैदानों का निर्माण की अनुकूल दशाएं यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो नर्मदा है, एक है तापी, इनके मुहाने पर सर्वाधिक कटाव मतलब ये कटाव नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण भी ये नहीं कर पाएंगी। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और तापी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत है और नदियां ऐसे गिर रही हैं, तो इनकी स्पीड भी ज़्यादा है और ये कटाव भी कम कर रही हैं, इनके पास जल भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम टरबाइन की सहायता से बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से विद्युत उत्पादन करना हमारे लिए मतलब हमारे लिए लाभकारी होगा। ऐसा अगर आप देखोगे तो जो पूर्व की नदियाँ थी उन पे ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर नदियों का जो यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे जो ढाल है वो कम हो जाता है। लेकिन नर्मदा और तापी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीव्रता अधिक होने की वजह से यहाँ विद्युत का उत्पादन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और इसके मैदानों की चौड़ाई भी कम है, और मैदानों की चौड़ाई कम होने की वजह से आपको मैं बता चुका हूँ कि मिट्टी का निर्माण में अनुकूल दशाएं देखने को नहीं मिलेगी। इस वजह से होगा क्या कि यहाँ पर अधिक पैमाने पर कृषि नहीं होगी, और कृषि नहीं है तो जनसंख्या घनत्व भी इस एरिया में आपको कम देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से हम वर्गीकरण करेंगे, जैसे हमने पूर्वी तटीय मैदान का वर्गीकरण किया था, ठीक उसी तरह हम पश्चिमी तटीय मैदानों का वर्गीकरण भी करेंगे। और इसका वर्गीकरण के 6 आधार है। एक दूसरे नंबर का सौराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है और चौथा कोंकण तट है, पांचवें को हम कन्नड़ तट बोलते हैं और छठे को मालाबार तट बोलते हैं। कच्छ के मैदान का जो
अगर आप एरिया देखोगे पहले नंबर पे तो वो उत्तर पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलेगा। यहीं पर जो लूनी नदी है और बनास नदी है यहीं पर आकर समाप्त हो जाती हैं। लूनी और बनास नदियां काफ़ी लंबा मार्ग तय करती हैं लेकिन वे खत्म हो जाती हैं कच्छ के रण में आकर। बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। फिर इसी के जब आप दक्षिण की ओर चलोगे, भारत में दक्षिण की ओर चलोगे, देखो ये तो सबसे उत्तर में है कच्छ का मैदान, फिर आप दक्षिण की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा सौराष्ट्र का मैदान। सौराष्ट्र का मैदान आपको गुजरात में देखने को मिलेगा और यहाँ पर बंदरगाह का निर्माण करना मतलब यहाँ पे बंदरगाह का निर्माण करना बहुत आसान है। यहाँ पर बंदरगाह के निर्माण की अनुकूलता दशाएं हैं, इसलिए व्यापार का हब है सौराष्ट्र से, क्योंकि विदेशों से व्यापार करना संभव है क्योंकि बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण यहाँ पर किया गया है सौराष्ट्र में। ये बात ध्यान रखने की है कि बंदरगाह का निर्माण करने की जो सबसे उपयुक्त दशाएं मौजूद है तो वो सौराष्ट्र में है। यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा है, बस ये ध्यान रखना है। फिर गुजरात से जब आप नीचे की ओर चलोगे तो गुजरात के मैदान आपको देखने को मिलेंगी और ये जो मैदान है ये साबरमती नदी और माही नदी के बीच है। तो मतलब साबरमती नदी और माही नदी का जो बेसिन है इसी के बीच हमें गुजरात के मैदान देखने को मिलेंगे। तो गुजरात के जो मैदान है वे साबरमती और माही नदी के बीच हैं। फिर इसी के बाद आपको मिलेगा कोंकण तट। कोंकण तट जो है तापी नदी और गोवा के बीच है। तो कोंकण तट जो है ये तापी नदी और गोवा के बीच स्थित है। ये बात ध्यान रखने की है, डायरेक्ट प्रश्न आता है। फिर इसके बाद कोंकण के बाद आएगा कन्नड़ तट और कन्नड़ तट का जो मैदान है ये गोवा से लेके मंगलुरु तक फैला हुआ है। गोवा से मंगलुरु तक कन्नड़ तट है। फिर हम जब मालाबार तट की बात करते हैं ये भी इसके दक्षिण में है। मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कोरोमंडल तट बताया था, तो कोरोमंडल तट पूर्व का हिस्सा था, जबकि ये वाला जो भाग है मालाबार तट ये पश्चिम का हिस्सा है। बस ये बात ध्यान रखने की है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तीन के तीन तट पूछे जाते हैं, जैसे कोंकण तट, जैसे कन्नड़ तट, मालाबार तट। इनका क्रम भी पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर में कोंकण तट है, फिर इसके दक्षिण में कन्नड़ तट है, फिर मालाबार तट है। कई बार ये भी पूछा जाता है किन के बीच है, तो कोंकण तट जो है तापी और गोवा के बीच है, जबकि कन्नड़ तट जो है गोवा और मंगलुरु के बीच है। मालाबार जो तट है वो मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच है। अब जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें जो प्रमुख झीलें हैं, वेम्बनाड झील इसकी प्रमुख झील है और असमुड़ी झील इसकी प्रमुख झील है। ये मैंने बता ही दिया कि इसका क्रम कैसे आप लगा सकते हैं। तो जैसे हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, कच्छ का मैदान। फिर आप दक्षिण की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा सौराष्ट्र, फिर और दक्षिण की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा गुजरात, फिर और दक्षिण की ओर चलोगे तो कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट और फिर मालाबार तट। ये क्रम कभी कभी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास ले देकर केवल 2 टॉपिक बचे हैं। एक बचा है भारत के मरुस्थल और दूसरा बचा है भारत की द्वीपीय भूमियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल। देखिए जब हम ना मरुस्थल कहते हैं तो मरुस्थल की डेफिनेशन इस बात से तय होती है कि वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो जब हम डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, तो मरुस्थल उन भूमियों को कहते हैं जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करती हैं। तो ये डेफिनेशन है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाली भूमि को हम डेजर्ट की श्रेणी में रखते हैं। और भारत का एकमात्र ऐसा भाग है जहां पर यह काम होता है, थार का मरुस्थल। देखो जब भी हम मरुस्थल पढ़ते हैं ना तो राजस्थान के थार का ही जिक्र होता है। थार का जो रेगिस्तान है, पहली बात तो इसका जो मुख्य विस्तार है ये राजस्थान में है, लेकिन ये अरावली के पश्चिम में है। मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर अरावली जो श्रेणियाँ हैं यहाँ चापाकार रूप में मौजूद है। यहाँ चापाकार रूप मतलब अहमदाबाद से लेकर और ऊपर तक तो चापाकार रूप में मौजूद है। और इसके पश्चिम का जो भाग है वो है अरावली पर्वत, मतलब वो है थार का मरुस्थल। और मुख्य रूप से वैसे तो ये राजस्थान में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ भाग आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी थोड़ा सा फैला हुआ है और गुजरात में भी ये थोड़ा सा फैला हुआ है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ना मतलब ये कमाल की बात ये है कि यहाँ पे ना 150 mm से भी, सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 150 mm से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। और एक कमाल की बात ये है थार के रेगिस्तान की कि यहाँ पर दैनिक तापांतर इतना ज़्यादा पाया जाता है कि यहाँ पर रहने वाले जो सैनिक हैं उनके लिए क्लाइमेट स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं कि उनको दिन में तो सड़ी गर्मी का अनुभव होता है और रात को मतलब कपकपा देने वाली ठंड। इतना दैनिक तापांतर है
दिन में जो रेत है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात को वही रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर अधिकतर फौजियों की जो मतलब स्वास्थ्य है वो बार बार बिगड़ता रहता है। वहाँ पर ड्यूटी करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है रेगिस्तान में। फिर ये प्रश्न आता है कि ये जो डेजर्ट है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। देखिए इसका निर्माण ना मैं पहले भी अपनी क्लास में बता चुका हूँ, मैं फिर एक बार और दोहरा रहा हूँ कि भारतीय प्लेट, जैसे ये भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियाई प्लेट है। जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तो ये वाला जो इसका पूरब वाला जो भाग है ये पहले टकराया था। टकराने से क्या हुआ, ये नीचे दबा और ये जो पश्चिम का भाग है ये ऊपर उठा। तो जो पश्चिम का भाग है जब ऊपर की ओर उठा तो वहां पर समंदर से वह ऊपर उठ गया और वहां जो समंदर के अंदर का रेत था वो बाहर रह गया। तो ज्योग्राफरों के अनुसार उस एरिया में अब थार का मरुस्थल है, जबकि सदियों पहले मतलब वहाँ पर समुंदर था। और इसके प्रमाण क्या हैं, क्योंकि ज्योग्राफर बिना प्रमाण के कुछ नहीं बताते। तो प्रमाण ये है कि जैसलमेर का एक अकाल गांव है, वहाँ पर जीवाश्मों के प्रमाण देखने को मिलते हैं और उसको उसको एक महत्व का दर्जा दिया गया है, उस स्थान को महत्व का दर्जा दिया गया है। तो इसका मतलब जो हमारा थार का रेगिस्तान है वह उसका निर्माण तब हुआ था जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी और पश्चिम का भाग ऊपर की ओर उठा था और उसके पूर्व का भाग यूरेशियाई प्लेट के नीचे दबा था। तो अब हम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं भारत के मरुस्थल। एकमात्र टॉपिक और बचा हुआ है और जिसका नाम है वह है भारत की द्वीपीय भूमियाँ। अब देखो ये जो बोर्ड है ना इसका स्लाइड चेंज हो जाएगी और इसके बाद मैं क्योंकि एक ही बोर्ड पर लेके आऊँगा भारत की द्वीपीय भूमियाँ, तो अभी हम थोड़ी देर में इसको स्लाइड को चेंज करते हैं।